Hi sir, welcome. I am Avdesh from MPPSC Club. Hello. Hello. Sir, you are audible now. Yeah, I don't have an earphone, so is that a problem? No problem, no problem. So first of all, we all wish you a very happy Civil Services Day, as Thank today you is so Civil much. Services Day, Thank you so and much. welcomes you to our platform MPPSC Club. Thank you so much. तो सर अभी लॉकडाउन के दौरान आप पर काम भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है. थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया इस बिजी शेड्यूल में भी. Fine. कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका अभी तक सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद? I would say जितना आप सोच के सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हो, आपने या कुछ एरिया, कुछ पोर्शन जाना होता है कि हम शायद गवर्नमेंट की स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए लग जाएंगे या कुछ और बेसिक जो रूटीन वर्क होता है उस चीज में लग जाएंगे. बट सिविल सर्विसेज इज एक्चुअली फार बियॉन्ड दैट. उससे कहीं ज्यादा आगे, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के आपको सिविल सर्विसेज देता है. एंड वंस यू कम हियर आपको खुद पता चलता है कि बहुत सारा ऐसा भी स्कोप है जो आपने अभी तक कभी सोचा भी नहीं होगा, जो आपको यहाँ पे करने को मिलता है. इतनी डाइवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, छोटे से लेके बड़े से बड़ा जो काम आपके डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा है उस सब के पीछे कहीं ना कहीं आपका रोल होता है. तो दिस इज एक्चुअली फिनोमिनल. तो एमपीपीएससी 2019 का प्रीलिम्स हो चुका है और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हमारे एमपी में सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है कोरोना क्राइसिस का. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन है कि एमपीपीएससी का 2019 का प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो कब आएगा. तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस है? प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा ये बोलने के लिए तो मैं कम्पिटेंट नहीं हूँ, बिकॉज दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय एमपीपीएससी या ओनली. अगर मैं इस पोजीशन में होता, मैं उस चीज का आंसर दे सकता हूँ कि अगर सपोज मेरा प्रीलिम्स 2018 में क्लियर नहीं हुआ होता, मैंने नहीं 2019 का प्रीलिम्स दिया होता, तो इस टाइम पे तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा टाइम है. लोगों को एक कंप्लेंट थी कि प्रीलिम्स और मेंस बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, हमको टाइम नहीं मिल रहा है. तो ये तो गोल्डन टाइम है. इस टाइम का हम लोग जब प्रिपेयर करते थे तो हम लोग वेट करते थे कि काश सब कुछ बंद हो, बाहर चौपाटी बंद हो, चाट की दुकानें बंद हो, मॉल बंद हो, मूवीज बंद हो, तो हमको कोई डिस्ट्रैक्शन ना रहे, हम घर में चुपचाप रहे और सिर्फ पढ़ाई करते रहे. तो वो टाइम कोरोना वायरस ने आपको दे ही दिया है, सब कुछ बंद है. तो यूटिलाइज दिस टाइम. आप यूपीएससी के लिए भी, जो लोग एमपीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, अगर वो कहीं ना कहीं उनका एक हिडन ड्रीम सबका रहता है कि वो लोग बाद में यूपीएससी देना चाहते हैं, तो यूपीएससी के लिए भी और डिटेल में जो चीजें उनको पढ़ सकते हैं. इसको एज बोनस टाइम लीजिए, बिकॉज रिपेंट करने का कोई फायदा नहीं. अगर कोई यही सोचे कि डिले हो गया, पता नहीं कब होगा, हमारी किस्मत ठीक नहीं है, या एमपीपीएससी की आदत है, इसको पहले से कर लेना चाहिए था, अभी तक मीन्स हो जाना चाहिए था, तो जो हो गया आप उसको चेंज नहीं कर सकते. बट जो टाइम अभी है उसको वेस्ट करने की बजाय, इस समय मनी हाइस्ट देखने की बजाय आप पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगाएं और इसको बोनस के रूप में यूज कर रहे हैं. आप मीन्स को आप और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं. अभी एक्चुअली ऐसा इतना अच्छा फेवरेबल टाइम है होम क्वारंटाइन में कि हर घर से टॉपर निकल सकता है. इतना कैलिबर हर कोई डेवलप कर सकता है अगर चाहे तो. जी बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज आ रही हैं वो ये सोच रहे हैं कि कोरोना पता नहीं कब जाएगा और कब हमारा एग्जाम होगा, तो इसके वजह से कुछ लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं. तो इस टाइम में उनको इस प्रॉब्लम से बचकर कैसे रहना है, इसके बारे में कोई आपकी एडवाइस? देखिए, आप फोकस ये कैसे मान के रहे वो? चल लीजिए कि जैसे हमारे रिमोट में प्ले और पॉज बटन होता है ना, तो सब कुछ पॉज हो गया है. आपको डिमोटिवेट होने का फिर भी रीजन तब बनता जब एमपीपीएससी होता, आप उस लीग से बाहर हो जाते, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा होता, आपका प्रीलिम्स मान लीजिए हो अनाउंस ही नहीं हो रही होती डेट, तो वो कंडीशन अलग होती. अभी तो हर कोई पॉज मोड में चला गया है, सब कुछ रिज्यूम होना बाकी है कोरोना के बाद से. तो इस टाइम पे डिमोटिवेट होना, तो मेरे हिसाब से डिमोटिवेशन इज नेवर द सॉल्यूशन, वो तो कभी भी सॉल्यूशन नहीं होती. बट अभी लॉजिकली भी कोई रीजन नहीं है जिससे आप डिमोटिवेट हो. स्टे मोटिवेटेड, पढ़ाई करिए ज्यादा, आप चीजों को ज्यादा अच्छे पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं. यूपीएससी के लिए जैसे मैंने बोला, अगर कोई प्रिपेयर करना चाहे तो उसके लिए भी एमपीपीएससी वाला कर सकता है. देयर इज नो नीड ऑफ डिमोटिवेशन. ठीक है. और सर कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि प्रिपरेशन के दौरान कभी कभी ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे या गिव अप का उनके मन में आ जाता है कि छोड़ देना चाहिए. ऐसा आपको भी कभी लगा था जब आप प्रिपेयर कर रहे थे? और ऑब्वियसली अगर आपको लगा था तो आपने कैसे ओवरकम किया? डिमोटिवेशन सबको होता है.
आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैंने हमेशा ये चीज बोली है कि सिविल सर्विसेज खासकर एमपीपीएससी में सिलेक्शन इज द लकी ड्रॉ ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट। इस चीज को मान के चलना चाहिए हर किसी को कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स का एक पूल है और उस पूल से फिर लकी ड्रॉ निकलता है कि इतने 297 लोग सिलेक्ट हो गए। तो एक लक फैक्टर तो हमेशा रहता है, वो चीज हमको हमेशा डिमोटिवेट करती है क्योंकि गारंटी किसी चीज की नहीं है। बट अगर हम लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे तो हम उस प्लेटफॉर्म से ही नीचे हो जाते हैं। जो लोगों का सिलेक्शन हो रहा है वो लोग कहीं से भी डिमोटिवेटेड नहीं थे, उनको डिमोटिवेशन दिन के 24 घंटे में हार्डली 2 मिनट के लिए होती थी। बट जब वो इमेजिन करते थे कि उनका सिलेक्शन हो रहा है, वो उस पोस्ट पे आ रहे हैं, आई यूज टू इमेजिन, मैं जब डिमोटिवेट होता था तो मैं खुद को देखता था कि हाँ बस थोड़ी मेहनत करनी है, लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारना है। बिकॉज आप सिर्फ लगे रह रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे हैं, तो आप बाकी सैकड़ों लोगों से ऊपर हो गए। तो गेट मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ दिस। और आप सिलेक्शन हो जाता है, जिनका होता है वो लोग भी बिल्कुल ही नॉर्मल थे, उनको भी वैसा ही लग रहा था। हम लोग भी एक टाइम पे, शायद आज कोरोना के समय में मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैं भी उसी पोजीशन में होता। और अभी जो टॉपर अगला बनने वाला है या जो डिप्टी कलेक्टर बनने वाला है वो भी अभी इसी टाइम को टॉलरेट कर रहा होगा। वो अभी कोरोना की वजह से परेशान होगा, वो भी अभी टॉपर होम क्वारंटाइन में होगा, और चीजें जब खत्म होंगी तो वो फिर निकल के आएगा, वो अपनी स्टोरी बता रहा होगा। तो कहीं ना कहीं टॉपर अभी अपनी स्टोरी लिख रहा है ना, तो बी पार्ट ऑफ दैट स्टोरी, आप खुद हो ये कोशिश करिए। सर आपने भी जॉब के साथ प्रिपेयर किया था, तो स्टूडेंट जो जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं वो टाइम मैनेजमेंट वगैरह कैसे करें, तो इनके लिए कुछ एडवाइस आपकी? मैं बस बार बार मैं यही बोलना चाहता हूँ कि 5 घंटे, 4 से 5 घंटे मुझे जॉब से मिल जाता था इजीली। तो 5 घंटे तो कोई भी जॉब से आदमी निकाल सकता है, बिकॉज 8 आवर्स की भी अगर कोई ड्यूटी कर रहा है तो उसके पास 16 आवर्स बाकी बचते हैं 24 घंटे में, वो 8 घंटे सो भी लेते हैं, तो बचे 8 घंटे में 4 से 5 घंटे निकालना आसान है। और एमपीपीएससी के लिए अब 4 से 5 घंटे को रेगुलर स्टडी कर रहा है तो वो सफिशिएंट होता है, उतने में आपका सिलेक्शन हो जाता है। मेरा हुआ है, मेरे साथ वाले लोगों का हुआ है। प्रीलिम्स के बाद जो टाइम रहता है और मेंस के बीच में, उस टाइम को आपको ज्यादा यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे अभी टाइम चल रहा है, प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस बाकी है, तो इस टाइम को आपको ज्यादा यूटिलाइज करना चाहिए। मेंस जब होने वाला था हमारा, उसके पहले मैंने अर्न लीव ले ली थी। अर्न लीव हमारे हर किसी को होती है, आप छुट्टी ले लेते हो परमानेंटली, अर्न लीव, ईएल जिसको बोलते हैं। और ईएल लेके आप जितने ज्यादा टाइम तक पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। तो ये टाइम तो मैक्सिमम यूटिलाइज करने वाला है। और अभी फॉर्चुनेटली होम क्वारंटाइन हो गया है, तो जो जॉब भी कर रहे हैं उनको टाइम मिल जाएगा अभी पढ़ने का, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको भी टाइम मिलेगा, और बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी छुट्टी में बैठे ही हुए हैं घर से। तो मेंस की जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, 2019 के मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कुछ एडवाइस आपकी, वो किस तरीके से अपने आंसर्स को जज करें, कैसे लिखें और फिर कैसे चेक करें, जो खुद से चेक कर रहे हैं? इंस्टाग्राम वीडियो पे बताना पॉसिबल नहीं होगा, बट आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। मेरी आंसर शीट्स डली हुई हैं, मैंने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उसकी आंसर शीट्स डली हुई हैं। हम इस चैनल में लिंक शेयर कर देंगे आपके एमपीपीएससी क्लब में, आप उस लिंक से मेरी आंसर शीट्स डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैंने आंसर्स लिखे हैं अगेन वो स्टैंडर्ड आंसर्स हैं, वो वैसा ही होना चाहिए, बट उन आंसर्स को देख के आपको, क्योंकि हम लोग ब्लाइंडली तैयारी करते रहते हैं, हम लोग खुद से, हमको पता नहीं रहता कि एंड रिजल्ट हमारे आंसर शीट में कैसा दिखना चाहिए। हमको बस, हम इमेजिन करते रहते हैं कि इस तरीके लिख देंगे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इवेलुएट हम नहीं कर पाते अगर हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो जो लोग घर से तैयारी कर रहे हैं और घर से इवेलुएट करना चाहते हैं वो लोग प्लीज मेरा आंसर शीट देख लें एक रेफरेंस के लिए कि हाँ फाइनल आंसर हमारा इस तरीके का होना चाहिए। सर आपकी आंसर शीट्स हमारी वेबसाइट पर भी अपलोड की है, हम लोगों ने लिंक शेयर कर चुके हैं पहले से। उसको देख के आप कंपेयर कर सकते हैं और उससे अच्छा करने की कोशिश करते रहिए। बस सबसे जरूरी है कि आप एक टाइमर लगा के पढ़ाई, अगर आप आंसर लिखते हैं, जैसे अभी जो पुराने सिलेबस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको 6 मार्क्स के क्वेश्चन और 15 मार्क्स के क्वेश्चन ही लिखने हैं, तो 6 मार्क्स के लिए आप 4 मिनट का एक फाइनल टाइम लगा के आप करें कि जैसे कि 40 मिनट आपने टाइमर लगा लिया, आप रात को 10 बजे से आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 10:40 तक आपने 10 6 मार्क्स के आंसर लिख लिए हों। तो वो ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम पढ़ने में और नोट्स बनाने में लगे रहते हैं हमेशा। आप जिस भी स्टूडेंट को तैयारी करते देखेंगे वो सिर्फ या तो पढ़ता हुआ मिलेगा आपको या तो नोट्स प्रिपेयर करता हुआ मिलेगा, वो आंसर लिखता हुआ कभी नहीं मिलता। और यह हमारी सबसे बड़ी गलती रहती है, वी नेवर राइट आंसर्स। और इसके बाद जब हम मेंस में आंसर लिखने एक्चुअली जाते हैं तो हम नहीं लिख पाते। हमने कितने भी बड़े नोट्स बनाए हो, 10 पन्ने के नोट्स बनाए हो,
वहां पे हमको सिर्फ 100 वर्ड्स में A4 साइज के पेपर में उसको लिमिट करके लिख देना है। और क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती तो हम वहां पे हार जाते हैं, वहां पे हिम्मत हारने लगते हैं, जो लिखना चाहिए उसको नहीं लिख पाते हैं, जो नहीं लिखना चाहिए वो लिख के आ जाते हैं और मार्क्स कम मिलते हैं। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप करिए, स्टैंडर्ड कुछ कॉपीज डाउनलोड कर लीजिए, मेरी कर लीजिए जैसे कि एमपीपीएससी क्लब में अपलोडेड है, और दूसरे टॉपर्स की भी कॉपी मिल जाएंगी आपको। मयंक तिवारी की कॉपीज हैं उनके फेसबुक अकाउंट में, मयंक जो डीएसपी है रैंक 4। ये सब कॉपीज से आप हिंदी मीडियम के हैं क्योंकि मयंक, तो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी उससे कंपेयर कर सकते हैं और आप उस तरीके के आंसर्स लिखने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है सर, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना क्राइसिस चल रहा है, तो कोचिंग तो अभी नहीं खुल रहे हैं, एमपी में भी नहीं खुलेंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ एडवाइस कीजिए जो इंटरनेट से पढ़ाई करना चाहते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड मटेरियल कहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स को, उनके लिए क्या आपकी एडवाइजेज हैं? इंटरनेट में डुप्लीकेशन बहुत है, मतलब डुप्लीकेशन का मतलब है हर कोई क्वालिटी कंटेंट दे रहा है, लेकिन हमारे अंदर एक ये रहता है कि हमने एक, सपोज हम पढ़ रहे हैं फूड सिक्योरिटी, एक टॉपिक का एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं फूड सिक्योरिटी को एक बार civilservicesindia.com से देखूंगा आंसर, उसके बाद मैं upscclub.com से देखूंगा, उसके बाद मैं successladder.com से आंसर देखूंगा, उसके बाद मैं अनअकैडमी में 6 वीडियोस देखूंगा और उसका आंसर देखूंगा, और उसके बाद मैं फिर मृणाल में जाके उसका आंसर देखूंगा, और अल्टीमेटली मैं आंसर लिख नहीं पाऊंगा एक भी। तो हम 6 साइट्स घूमने की बजाय किसी भी एक स्टैंडर्ड साइट्स का हमेशा सबको नाम पता होता है, आई कांट टेक द नेम्स, बट कुछ बेसिक जो पॉपुलर रिलायबल वेबसाइट्स हैं या सोर्सेज हैं, उनसे आप एक बार में एक आंसर देख लें, 100 वर्ड्स का एक नोट तैयार कर लें और फिर उसको 10 बार पढ़ें, ना कि 10 वेबसाइट्स को यूज करें। जैसे यूपीएससी के प्रिपरेशन में भी स्टूडेंट्स हमेशा बोलते हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं कि आप 10 बुक्स के पीछे मत भागिए, एक बुक को आप 10 बार पढ़िए। तो सिमिलर चीज इंटरनेट में भी लागू होती है, आप 10 वेबसाइट्स में मत ढूंढिए आंसर्स, एक वेबसाइट से ढूंढ के एक स्टैंडर्ड आंसर लिख लीजिए और उसको 10 बार पढ़िए, वो जरूरी है। बिकॉज आप भागते रहेंगे तो इंटरनेट का तो एरिना बुक की लाइब्रेरी से भी ज्यादा बड़ा है। सर, कुछ यूजर्स हमारे पूछ रहे हैं कि करंट अफेयर्स हम कहाँ से पढ़े, करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स के लिए कितने मैं, सालों का, ओके, कितने टाइम करंट पीरियड का अफेयर्स, करंट अफेयर्स हमको पढ़ना है? मेंस के लिए करंट अफेयर्स का तो बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं होता है एमपीपीएससी में, बिकॉज आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, तो मेंस में उतने ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से बेस्ड कोई क्वेश्चन लगभग लगभग नहीं आते जैसा यूपीएससी में पूछा जाता है। बट प्रीलिम्स के लिए जो करंट अफेयर्स है, आप स्पीडी करंट अफेयर्स एक बुक आती है, उसको पढ़ सकते हैं, साल भर का उसमें करंट अफेयर कंपाइल रहता है, हर महीने वो अपडेट होकर आती रहती है। तो एक साल का, पिछले एक साल का आप पढ़ लें, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उससे आपको सब कुछ लगभग लगभग बन जाता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस आप 11 न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे तो भी नहीं बनेंगे। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को आप हमेशा देखते हो, स्पीडी करंट अफेयर पतला सा कंपाइलेशन, उसको पढ़ लें। वो लोग दिन के कम से कम 6 इंपॉर्टेंट न्यूज हर दिन के वो लोग देते हैं उस कंपाइलेशन में, डे वाइज रहता है। सपोज 20 अप्रैल को 6 न्यूज, 21 अप्रैल की 6 न्यूज, 22 अप्रैल की 6 न्यूज, तो वो 6 इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करते हैं लगभग लगभग, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा मतलब मैं किसी का नाम स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं, आप कोई और भी एक मैगजीन या एक न्यूज़पेपर को फॉलो करिए, वो सफिशिएंट होगा आपके लिए। सर, ऐसे के लिए कुछ लोगों ने पूछा था कि ऐसे के लिए हमारे पास वर्ड्स नहीं आते हमें दिमाग में उस टाइम पे जब हम ऐसे लिख रहे होते हैं, तो इन लोगों के लिए कुछ सजेशन आपके हों? आप न्यूज़पेपर पढ़ने स्टार्ट करें, हिंदी न्यूज़पेपर, चाहे वो नवभारत हो, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, या कोई और रिनाउंड हिंदी का न्यूज़पेपर। हिंदी न्यूज़पेपर, कुछ लोग एमपीपीएससी वाले हैं जो ये भी पढ़ते हैं, हिंदू पढ़ते हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप हिंदी की न्यूज़पेपर्स पढ़ें, हिंदी भाषा में जो देवनागरी में आते हैं, जैसे दैनिक भास्कर और ये सब, नवभारत वगैरह। इससे आपका शब्दकोश बढ़ेगा, मतलब आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। आप जब, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप निबंध लिखते हैं तो आपको इंग्लिश के वर्ड्स ही याद आते हैं, आप हिंदी के वर्ड्स भूल जाते हो, लिख नहीं पाते हो। लेकिन अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको वर्ड्स भी मिलेंगे, आपको सेंटेंस को किस तरीके से फॉर्म करना है वो आइडिया भी मिलेगा, किस तरीके से आप हिंदी का न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ेंगे, संपादकीय वाला सेक्शन पढ़ेंगे, तो कैसे किसी टॉपिक को स्टार्ट करके एंड किया जाता है, कैसे कंक्लूड किया जाता है, वो भी बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, और आपके ऐसे राइटिंग में वो चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना इज दी ओनली आंसर फॉर दिस, आपका शब्दकोश व्यापक होता जाएगा उससे। सर, अनअकैडमी प्लस पर आप पढ़ा रहे हैं,
आपका डिस्कनेक्शन हो गया था, आप क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए। सर इंटरनेट इश्यू आ गया था। अनअकैडमी प्लस पे आप पढ़ा रहे हैं, तो प्लस पे आप कौन से सब्जेक्ट कवर करा रहे हैं, हमारे यूजर्स को बता दीजिए। प्लस में मैं अभी इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, एमपीपीएससी के लिए जो इंडियन पॉलिटी है वो। उसके बाद मैं हिस्ट्री कवर करने वाला हूँ, एंशियंट हिस्ट्री। उसके बाद एमपी का पूरा जीके कवर करने वाला हूँ। और उसके बाद फिर जिस तरीके आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस रहेंगी, और उसके बाद जिस तरीके से डिमांड्स आती हैं स्टूडेंट्स की, तो आई बी कवरिंग दो सब्जेक्ट। सर एमपीपीएससी 2020 का जो अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है, उन स्टूडेंट्स के लिए कोई एडवाइस आपकी हो? उन स्टूडेंट्स के लिए यही एडवाइस है कि आप लोग बहुत लकी हैं कि एमपीपीएससी 2020 का एक नया सिलेबस अनाउंस हो गया है। क्योंकि सिलेबस भी बदल गया है। हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि सिलेबस एक वेग सिलेबस था, किस टॉपिक से किस पोर्शन से कितनी चीजें आने वाली हैं ये हमको नहीं पता होता था। क्योंकि मैंने जब पहली बार मैंने ही जैसे प्रीलिम्स दिया था, तो मेरे प्रीलिम्स के टाइम पे 2018 के प्रीलिम्स में सिर्फ 3 एक्ट्स हैं जिससे 17 क्वेश्चन आ गए थे, लगभग 15 क्वेश्चन से ऊपर आ गए थे। तो आप सोचिए कितने छोटे से पोर्शन से जब 15 क्वेश्चन आते हैं, कोई स्टूडेंट उसके लिए तैयार नहीं है। सपोज किसी ने एक्ट स्किप कर दिया हो, या उसका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट ना हो वो, या उसको वो समझ में नहीं आता वो पोर्शन, तो उसका कभी प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता था। ये एक बायस्डनेस थी और एक इम्बैलेंस क्रिएट करता था एमपीपीएससी। अभी उन्होंने क्लियरली 5 यूनिट्स डिफाइन कर दिए हैं कि 5 यूनिट से 20-20 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आएगा। तो आप लोग बहुत लकी हैं, आप इजिली यूनिट्स को पढ़िए। आपके 4 यूनिट्स भी तैयार हैं बहुत अच्छे से, तो आप श्योर हो जाएंगे कि आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करते बन जाएंगे। तो आप इस हिसाब से पढ़िए, सारे यूनिट्स को बैलेंस करके पढ़ें। जो नए सिलेबस के लिए पढ़ रहे हैं, एमपीपीएससी 2020 की तैयारी करने वाले, प्लीज सारे यूनिट्स को बैलेंस करके पढ़ें। जो आपके इंटरेस्ट का यूनिट है उसको बहुत अच्छे से कवर करें, वो आपका एज बनेगा, आपका प्लस पॉइंट बनेगा। और आप उस हिसाब से, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर दिया गया है सिलेबस को। हम पुराने 2018 पीएससी के जितने हमारे साथ के फ्रेंड हैं, हम लोग एक दिन सिलेबस पे यही डिस्कशन कर रहे थे कि काफी ज्यादा अच्छा कर दिया सिलेबस। अब अगर हम लोग एमपीपीएससी का फिर से तैयारी करके एग्जाम दें, तो हम लोग शायद ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आपके लिए भी अच्छा चांस है, कीप प्रिपेयरिंग। और क्योंकि पहली बार है तो सब लोग लेवल प्लेइंग फील्ड में है। एक एडवांटेज और लोगों को ये मिल गया है, पहले के सिलेबस में जो पुराने सिलेबस के हिसाब से आप एग्जाम देते थे, तो आपको हमेशा ये डर रहता था कि कुछ लोग तो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं इसी सिलेबस की, उनके नोट्स प्रिपेयर्ड हैं, उनकी पूरी तैयारी है, उन्होंने एक मेंस लिख दिया है, इंटरव्यू दे दिया है, बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो हम कहीं ना कहीं पहली बार तैयारी करने वाले घाटे में, ऐसा फील करते थे लोग। बट क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया, तो हर कोई एक लेवल प्लेइंग फील्ड में, सब एक साथ खड़े हैं, कोई भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाला नहीं है। तो क्योंकि आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला कोई नहीं है, तो सब लोग बराबर हैं। तो अगेन दैट इज अ मोटिवेशन फॉर यू। सर अभी हम देख रहे हैं सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो यूथ में है वो सोशल मीडिया का है। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो सोशल मीडिया से आपने अपने आप को कैसे बचाया, वो अगर आप शेयर कर दें हमारे व्यूअर्स के साथ। तो सोशल मीडिया से मैंने अपने आप को सिलेक्शन के पहले ही नहीं, अभी भी बचा के रखा हुआ है। आई एम स्टिल नॉट ओवर फेसबुक। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो सबसे ज्यादा लोगों ने मुझे फेसबुक में ही ढूंढा था, बट मैं अभी तक फेसबुक में नहीं हूँ। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन शायद फेसबुक ही है। दूसरा एक डिस्ट्रैक्शन बन गया व्हाट्सएप। तो दैट इज अपॉन योर सेल्फ कंट्रोल। आप अगर चाहें खुद को बचाना, तभी आप बचा पाएंगे। डिस्ट्रैक्शन से बचाना सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के हाथों में रहता है। मेरे पास कोई ऐसा रामबाण इलाज नहीं है कि मैं कोई 4 टिप्स बता दूं और आप आज से फेसबुक यूज करना कम कर दें या व्हाट्सएप यूज करना कम कर दें। तो की टू सक्सेस इज अगेन परसिवरेंस। यहाँ पे मैंने एक कोट बहुत पुराना सा लगा के रखा हुआ है अपने रूम में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था। इसका कोई स्क्रीनशॉट ले ले आप, इसको जरूर प्रिंट करके रख लीजिएगा। एक्चुअली ये मिरर्ड दिख रहा है। ओके, आई विल जस्ट शेयर द पिक्चर समडे। तो यू नीड टू हैव मोटिवेशन। मैं अपनी बात अगर बताऊं तो मैं जब पढ़ता था तो मैं फोन को फ्रिज के ऊपर रख देता था, टेबल के ऊपर रख देता, तो मुझे याद भी नहीं रहता था कि फोन कहाँ पे रखा हुआ है। एंड आई वाज इन्वॉल्वड इन स्टडीज सो मच। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम जिस टेबल पे पढ़ रहे हैं वहीं पे मोबाइल को रखे रहते हैं, और वहां पे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, और हम एक नोटिफिकेशन को देखने के चक्कर में 4 और चीजें स्क्रॉल करते हैं, स्टोरीज स्क्रॉल करते हैं, और उसके बाद फिर हमारा टाइम वेस्ट होता जाता है। तो कीप योर फोन अवे। सबसे बड़ा एक लिमिटिंग फैक्टर वही होता है। फोन को दूर रखें आप, तो काफी मदद हो सकती है। सर अभी मैं आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रहा था, तो फोटोग्राफी का आप बहुत अच्छा शौक रखते हैं, फोटोग्राफी आप बहुत अच्छी करते हैं। तो प्रिपरेशन के दौरान आप फोटोग्राफी कर रहे थे या फिर उसके बाद का और पहले के फोटोग्राफ कलेक्शन है ये आपके?
नहीं, ये फोटोग्राफी का शौक है मुझे, मैंने शुरू से कंटिन्यू किया हुआ है। कुछ ना कुछ आपको लीजर में यूज करने के लिए, या थोड़ा सा मोटिवेट होने के लिए, या थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए रहता है। या तो मैं हॉबी इज फोटोग्राफी, तो मैं करता रहता था। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा अलग से टाइम निकालना और पूरा ट्राइपॉड लेके, कैमरा लेके, माहौल बना के कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मुझे लगता है कि ये चीज दिख रही है मुझे और इसका एक अच्छा फोटोग्राफ आ सकता है, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। वो एक 5 सेकंड 10 सेकंड की बात होती है, तो उससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। बट हाँ, फ्रेश फील होता था जब कुछ भी आप जी। अपनी हॉबी को परसू करते हो। किसी का तबला बजाना हो सकता है, किसी का फ्लूट बजाना हो सकता है, किसी का स्केच करना हो सकता है। तो उसको एकदम आप दबाइए मत, उसको एक रिफ्रेशर के रूप में यूज कर सकते हैं आप। कोई बुक आप हमारे व्यूवर्स को शेयर करना चाहें या रिकमेंड करना चाहें जो ये लॉकडाउन के दौरान वो पढ़ सकते हैं? मुझसे तो सिलेबस की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मैं अगेन यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आई कीप ऑन स्टडिंग सिलेबस ओनली। तो कोई ऐसी नॉवेल ओके। वगैरह तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए आप ही लोग कम्पिटेंट है, काफी चीजें ओके, हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई कोट वगैरह, आप कोट्स बहुत पढ़ते हैं, मैंने देखा है आपके इंटरव्यूज में। कुछ कोट्स हमारे व्यूवर्स को मोटिवेट करने के लिए। कोट एज सच, मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि यू शुड बी मोटिवेटेड नॉट बिकॉज ऑफ कोट्स, नॉट बिकॉज ऑफ सम शेर या शायरी कोई कभी बोल दे रहा है, क्योंकि वो सिर्फ 5 मिनट का जील रहता है। अगर मैं यहाँ पे एक मतलब ओके आई कैन से, बट अगर मैं कुछ कोट बोल भी दूंगा तो आपको थोड़ी देर के लिए मोटिवेट करेगा। वो आपको शायद रात को 9 बजे तक के लिए मोटिवेट कर सकता है। बट आपको अगर एक्चुअली मोटिवेटेड रहना है तो आप सिर्फ एक चीज अपने मन में हमेशा सोचते रहिए। आप अपने आप को उस पोस्ट में देखिए जो आप पाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग डीएसपी बनना चाहते हैं। आप खुद को हमेशा वर्दी में, वो स्टार्स लगाए हुए, वो बैच पहने हुए, वो कैप लगाए हुए इमेजिन करिए, उस सीट में बैठा हुआ। अपने पीछे एक नेम प्लेट इमेजिन करिए जिसमें हमेशा आप देखते हैं सरकारी लोगों के नाम लिखे रहते हैं कि इस डेट से लेके इस डेट तक इसका टेन्योर रहा। तो सपोज आपका नाम आत्माराम है, तो आप आत्माराम शुक्ला और फिर इस डेट से लेके इस डेट तक इमेजिन करना स्टार्ट कर दीजिए। आप आंख बंद करेंगे, आपको वो सीट में बैठे हुए आप खुद देखेंगे ना, तो आप पक्का पढ़ने बैठ जाएंगे तुरंत अगले मिनट में। वो शेर तो आप भूल जाएंगे। वो फोटो खुद की इमेजिन करते हैं, वो कभी भूल नहीं पाते हैं आप। सर, हम कमेंट्स में से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ओके। जो भी यूजर्स पूछना चाहें वो कमेंट्स में दे दीजिए। एनी फिजिकल एक्टिविटी दैट हेल्प्स इन ब्रेन एनहांसमेंट इन दिस प्रिपरेशन? शशांक पूछ रहे हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं आप। मेडिटेशन इज ऑलवेज गुड, योगा इज ऑलवेज गुड। समय से उठना स्टार्ट करें। अगर आप जो भी 10 बजे सो के उठता है वो सबसे ज्यादा लेजी फील करता है। तो स्टार्ट वेकिंग अप एट 6 एटलीस्ट, 6 बजे। एंड आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, योगा कर लेते हैं, तो आपको दिन भर फ्रेश फील होता है। आंसर राइटिंग कोई कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं। आंसर राइटिंग के लिए वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब पे, अगेन आई विल शेयर द लिंक। आप आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी पे वीडियो देख सकते हैं। सर, अजय चौहान जी पूछ रहे हैं एथिक्स में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं? तो इनको एथिक्स के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। एथिक्स के लिए मैंने जो बुक पढ़ी थी वो थी, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से था, तो इंग्लिश मीडियम की एक बुक आती है रघुवंशी एंड रघुवंशी। वो बुक मैंने पढ़ी थी एथिक्स के बेसिक सिलेबस के लिए। केस स्टडीज एथिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो केस स्टडीज के लिए मैंने डी सुब्बा राव एक बुक आती है, वो बुक पढ़ी थी। एंड एथिक्स में मैंने जो किया था वो ये था कि हर एक क्वेश्चन को मैं एक स्टेटमेंट, एक कोट के साथ स्टार्ट करता था। चाहे वो ऑनेस्टी के ऊपर कोई क्वेश्चन आया हो, इंटीग्रिटी के ऊपर आया हो, मोटिवेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हो, या एम्पैथी के ऊपर क्वेश्चन आया हो, कोई भी टॉपिक हो, तो उस टॉपिक से रिलेटेड, सारे टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ कोट्स इकट्ठे करके एक बुक में लिख के रख लिए थे। उसके जो बोलने वाला है कोट को, जिसने बोला है उस ऑथर या उस पर्सन के साथ, और उस कोट के साथ मैं हमेशा स्टार्ट करता था, तो थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाता था। दैट वाज इट। ये 2 बुक्स केस स्टडीज आप जरूर पढ़ लें। केस स्टडीज डी सुब्बाराव में काफी अच्छी दी हुई है। अगर कोई खरीद नहीं भी सकता है तो आप 4-5 लोग, 6 लोग मिलके ग्रुप में एक बुक खरीद लें और उससे सब पढ़ लें, बिकॉज आपको एक बार ही पढ़नी है वो केस स्टडीज। 10-15 केस स्टडीज आप देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर एथिक्स। एंड एथिक्स में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो लोग एमपीपीएससी का पेपर दे रहे हैं अभी, एथिक्स के पेपर में जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो 1.5 पेज में, उसमें 150 वर्ड्स की लिमिट होती है, तो 150 वर्ड्स जब आप लिखेंगे तो 1.5 पेज में जाएगा। तो आप प्लीज ये गलती मत करिएगा कि आप अगला क्वेश्चन अगले पेज से, न्यू पेज से सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट कर दें अगला आंसर लिखना। पेजेस की कमी हो जाती है की कॉपी में, पेज खत्म हो जाते हैं, तो फिर सप्लीमेंट्री शीट मिलने का कोई प्रोविजन नहीं है एमपीपीएससी में। तो स्टार्ट इट द मोमेंट यू फिनिश द प्रीवियस क्वेश्चन।
सर एमपी के बारे में, एमपी स्टेट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी है इस एग्जाम के लिए, वो कहाँ से मिल सकती है? किस बुक को आप रिकमेंड करोगे यूजर्स को? मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पे पूछ रहे हैं। ओके, मैंने एमपी के लिए मुकेश माहेश्वरी जो बुक आती है वो पढ़ी थी। मुकेश माहेश्वरी का इंग्लिश मीडियम में भी बुक आता है, हिंदी मीडियम में भी वो बुक आता है, तो दैट वाज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। मैंने प्रीलिम्स के लिए भी उससे पढ़ाई की थी, मेंस के लिए भी उससे पढ़ाई की थी। और इस तरीके की कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं, हर एक बुक सफिशिएंट है, हर एक बुक अच्छी बुक है, अच्छे ऑथर्स ने लिखी है, और हर एक बुक ऑथेंटिक भी है। कुछ कुछ मिस्टेक्स सारे एमपी के बुक में मिलती हैं, ये हमेशा देखने को मिलता है हमको कि हर एक बुक में कुछ मिस्टेक्स हैं, तो वो मिस्टेक्स सारे बुक्स में होती हैं। आप खुद पढ़ेंगे तो आप रेक्टिफाई भी कर लेंगे उन मिस्टेक्स को। सर हमारे एक साथी है सूर्या जी, ये पूछ रहे हैं कि योजना एंड कुरुक्षेत्र यूजफुल और नॉट फॉर एमपीपीएससी? नॉट यूजफुल फॉर एमपीपीएससी, दैट इज ओनली यूजफुल फॉर यूपीएससी। आपको यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं है उसका। कमेंट से हम फिर एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं सर। एनसीईआरटी कैसे कंप्लीट करें? एनसीईआरटी आपने ऑलरेडी 6 से लेके 10th तक पढ़ी हुई हैं, उनको आपने उस समय पढ़ के 60-70% लाए हुए हैं एटलीस्ट, उनको आपको रिवाइज करना है। तो उसको पढ़ने के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं है। एनसीईआरटी हमेशा बेस बनाने के लिए होती है। एनसीईआरटी के बेसिस पे आप एमपीपीएससी तो नहीं निकाल पाएंगे, ना यूपीएससी निकाल पाएंगे। तो आपका बेस बन जाए और उसके बाद आप रेफरेंस बुक्स पढ़ सकें, इसीलिए एक फाउंडेशन बनाने के लिए आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, और कम से कम आप 2 रीडिंग जरूर करें एनसीईआरटी की, उसके बाद आप रेफरेंस बुक्स उठाइए, स्टैंडर्ड बुक। सर एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये पंकज सोनी जी का। ये पूछ रहे हैं कि सर ग्रुप स्टडी बेस्ट है या सेल्फ स्टडी? आई गेस अगर आपका ग्रुप अच्छा है तो ग्रुप स्टडी अच्छा होता है, लेकिन अगर आपके ग्रुप में बातें ज्यादा हो रही हैं, पढ़ाई कम हो रही है, आप 1-2 दिन में ही रियलाइज कर लेंगे, तो फिर आप उस ग्रुप से बिल्कुल इतना बहुत दूर हो जाइए, सेल्फ स्टडी करिए, अकेले स्टडी करिए। ग्रुप में स्टडी करने से बात ये होती है कि आप 2-3 लोग डिस्कशन के लिए मिल जाते हैं, 2-3 लोग एक साथ पैरेलल टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे को समझा देते हैं, तो आपको समझने में जो टाइम लगता है वो बच जाता है अगर आपका कलीग आपको समझा के बता दे रहा है कोई चीज को, या कोई डिफिकल्टी सॉल्व कर दे रहा है। ये ग्रुप स्टडी का बेनिफिट है। लेकिन हम लोग जो बातों में लग जाते हैं और डिस्कशन में लग जाते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं, वो उसका एक डिमेरिट है। तो अगर वो बैलेंस हो पा रहा है तो ग्रुप स्टडी ज्यादा अच्छा है। ठीक है सर, तो बाकी कोई कमेंट ऐसा आ नहीं रहा है जिसको हम ले सके। सभी लोग यही पूछ रहे हैं कि एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, तो उसके तो बहुत सारे वीडियोस भी आपने खुद ही दिए हुए हैं। ठीक है सर, अभी लॉकडाउन में अगर आप कोई मूवी या वेब सीरीज हमारे यूजर्स को रिकमेंड करना चाहें, टाइम पास के लिए भी थोड़ा सा। आप स्पेशल ऑप्स देख सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने स्पेशल ऑप्स देखा, वो काफी अच्छा है, काफी अच्छा डायरेक्शन है और अच्छा लगेगा बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू कंट्री। जो लोग हॉलीवुड सीरीज देखना चाहते हैं, मनी हाइस्ट अच्छा है। मेरा भाई पूरे समय वो देख के वाव वाव करता रहता है, तो मनी हाइस्ट जरूर देख लें। सर मैं देख रहा हूँ कि आप अभी भी वैसे ही हम्बल हैं जैसे आप सिलेक्शन से पहले थे, तो ये कैसे आपने मेंटेन किया हुआ है? कोई और ऑप्शन नहीं होता, आपका एक बिहेवियर बेसिक होता है, तो वो हमेशा आप मेंटेन करके रखते ही हो। तो वो मेरा शायद बिहेवियर ऐसा है, तो मैं मेंटेन करके रखा हूँ। ऐसा नहीं है, गुस्सा आता है कभी कभी, इवन आई लूज माई कूल, बट आई ट्राई टू कंट्रोल। सर देखकर नहीं लगता आपको कि आपको गुस्सा आता होगा? आता है। ठीक है सर, तो आपने अपने बिजी शेड्यूल में इतना टाइम हमारे लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एमपीपीएससी क्लब की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत शुक्रिया और हैप्पी सिविल सर्विसेज डे। थैंक यू सो मच। सबको मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ कि प्रिपेयरिंग, हैव पेशेंस इन क्वारंटाइन, और प्लीज आप लोग पढ़े लिखे हैं तो कोऑपरेट करें, घर में रहें, घर से बाहर ना जाएं, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एमपीपीएससी क्लब। So sir, we are disconnecting this live session. Yeah, sure. Thank you so much.